नमस्कार और दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें लोधी वंश के शासकों की कहानी बताते हैं। मतलब ये वो राजवंश था जिसने एक तरह से मुगल साम्राज्य के लिए मंच तैयार किया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि लोधी वंश एक ऐसे समय में उभरा जब दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी। हाँ, और ये अफगान मूल का पहला राजवंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इनके 75 साल के शासन में आखिर ऐसा क्या खास था? देखिए, इनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सल्तनत के अंत और एक नई युग मतलब मुगल काल की शुरुआत के बीच एक पुल का काम करता है। तो शुरुआत करते हैं वंश के संस्थापक बहलोल लोधी से। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 1451 में राजवंश की नींव रखी। वो एक पश्तून यानी अफगान थे और उनका अंदाज दूसरे सुल्तानों जैसा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं था। वो खुद को बहुत बड़ा नहीं दिखाते थे। हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात आती है कि वो अपने अफगान सरदारों के साथ खुद को बराबर वालों में पहला मानते थे। प्रिमस इंटर पारिस। हाँ, वही। और ये उनकी शैली मतलब उस समय की राजनीति के लिए बहुत जरूरी थी। जरूरी कैसे? देखिए, वो जो ताकतवर और अक्सर विद्रोही अफगान सरदार थे, उनको एक साथ रखने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। तो मतलब एक राजा की तरह हुक्म चलाने के बजाय उन्होंने एक कबीले के मुखिया की तरह सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। बिल्कुल, और इसी से उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद मिली। स्रोत में उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र भी है, जौनपुर सल्तनत पर कब्जा। ये उस समय की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। हाँ, और इस जीत ने दिल्ली में लोधी शासन को कह सकते हैं पूरी तरह से स्थापित कर दिया। तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। नहीं, जौनपुर की विजय सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। इसने दिल्ली सल्तनत के खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित किया। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने एक बहलोली सिक्का चलाया और स्रोत के अनुसार वो सिक्का अकबर के शासनकाल की शुरुआत तक चलता रहा। कमाल है। ये तो उस दौर में उनकी आर्थिक स्थिरता और उनके प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल, आर्थिक पकड़ बहुत मजबूत थी। तो अब आते हैं बहलोल के बेटे सिकंदर लोधी पर। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत उन्हें इस वंश का सबसे सक्षम और योग्य शासक बताते हैं। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। पूरी तरह से। उन्होंने सरदारों के साथ वो बराबरी वाली नीति छोड़ दी और एक पूर्ण शाही अधिकार स्थापित किया। तो यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है शासन के तरीके में बदलाव। हाँ, सिकंदर ये समझ गए थे कि एक स्थायी साम्राज्य के लिए सुल्तान का सर्वोच्च होना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही कुशल जासूसी प्रणाली बनाई। हाथों का ऑडिट मतलब लेखा जोखा करवाना शुरू किया ताकि भ्रष्टाचार और विद्रोह पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, सीधा कंट्रोल। उन्होंने प्रशासन के अलावा भी बहुत कुछ किया। स्रोत के मुताबिक 1504 में उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। सवाल ये उठता है कि आगरा ही क्यों? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आगरा को राजधानी बनाना एक रणनीतिक फैसला था। कैसे? वहाँ से ग्वालियर, राजस्थान और मालवा जैसे इलाकों पर नियंत्रण रखना ज्यादा आसान था। मतलब ये विस्तार के लिए एक फॉरवर्ड बेस की तरह था। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। इसके अलावा उनका एक सांस्कृतिक पक्ष भी था। वो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। अच्छा। और उन्होंने संगीत को भी संरक्षण दिया। स्रोत में तो ये भी बताया गया है कि उन्होंने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। वाह, उसका नाम क्या था? तत्व का एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, उनकी धार्मिक असहिष्णुता। हाँ, इसमें हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का उल्लेख है। हाँ, ये एक जटिल पहलू है। स्रोत में जो जानकारी है उसके अनुसार उनके शासन में धार्मिक कट्टरता के कुछ काम हुए, जैसे मंदिरों को तोड़ना। ऐसा क्यों? मतलब एक तरफ आप ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ। देखिए, उस युग के कुछ शासकों के लिए ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और रूढ़िवादी उलेमाओं मतलब धार्मिक विद्वानों को खुश करने का एक तरीका था। तो ये एक तरह की राजनीतिक मजबूरी थी, कह सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि शासक कैसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए धर्म का इस्तेमाल करते थे। और अब बात करते हैं इस वंश के आखिरी सुल्तान की, इब्राहिम लोदी। हाँ, वो एक अलग ही किस्म के शासक थे। स्रोत उन्हें एक घमंडी, जिद्दी और शक्की स्वभाव का शासक बताते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने अपने अफगान सरदारों को नाराज कर दिया, जो उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। उनके व्यक्तित्व की खामियों का सीधा असर राजनीति पर पड़ा। सीधा असर पड़ा।
उन्होंने अपने अमीरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिससे वो सब उनके खिलाफ हो गए। और इसी असंतोष के कारण पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा जैसे शक्तिशाली लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यहीं से भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ आया। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार दौलत खान लोधी ने ही काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। हाँ, ताकि इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाया जा सके। इसका नतीजा तो बहुत बड़ा निकला। बहुत बड़ा। लोधी सल्तनत की जो ये आंतरिक कलह थी, उसने सीधे तौर पर मुगल आक्रमण के लिए दरवाजा खोल दिया। मतलब ये सिर्फ बाबर की सैन्य प्रतिभा नहीं थी। नहीं, बल्कि दिल्ली में जो मौजूदा सत्ता थी, उसका अंदर से खोखला हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण था। और कहानी का अंत होता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से। हाँ, वो निर्णायक युद्ध। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया, लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब 75 सालों में लोधी वंश बहलोल के नेतृत्व में अफगान सरदारों के एक संघ से शुरू हुआ। हाँ, एक कन्फेडरेशन जैसा। फिर सिकंदर के समय में एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य बना और फिर इब्राहिम की गलतियों के कारण आंतरिक विद्रोह से ढह गया। ये एक क्लासिक कहानी है कि कैसे नेतृत्व की शैली साम्राज्यों को बना और बिगाड़ सकती है। तो लोधी वंश की विरासत को हम कैसे देखें? काफी जटिल है ना? हाँ, विरासत काफी जटिल है। एक तरफ उन्होंने कमजोर पड़ चुकी दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित किया, आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहर की नींव रखी। और दूसरी तरफ उनके आपसी संघर्षों ने ही मुगलों के उदय के लिए जमीन तैयार की, जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे स्रोत मुख्य रूप से शासकों पर ही केंद्रित है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन अफगान सरदारों का क्या जो बहलोल के लिए किंग मेकर थे। हाँ, और वही सरदार लेकिन इब्राहिम के पतन का कारण भी बने। बिल्कुल। किसी भी युग की किस्मत इस बात पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है कि एक शासक और उसके आसपास के जो शक्तिशाली अभिजात वर्ग हैं, उनके बीच का नाजुक संतुलन कैसा है। यह एक विचार करने योग्य बात है।